जोधपुर पब्लिक स्कूल के सामने दर्जनों न्यूज चैनल की वैन, कैमरा, रिपोर्टर्स और लोगों की भीड़ जमा थी और हर एक रिपोर्टर अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए मिर्च मसाला डालते हुए अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा। दरअसल 15 दिन पहले हमें खबर मिली थी कि सोम शांति स्कूल के पास हर सोमवार दोपहर ठीक 12:30 बजे स्कूल छूटने पर एक बाजा बजाता हुआ कलरफुल ऑटो रिक्शा आता है। ऑटो रिक्शा से मोंटू उतरता है और वो सब बच्चों को चूरन के नाम पर गुलाल नाम का नशीला पाउडर खिलाता है। ले लो चूरन जबरदस्त, खाओगे एक बार मांगोगे बार बार। प्लान के मुताबिक हम आज मोंटू को स्कूल के बाहर पकड़ने वाले थे। एक तरफ घड़ी में 12:30 बज रहे थे, वहीं दूसरी ओर स्कूल की छुट्टी की घंटी बज उठी और तीसरी तरफ से मोंटू का ऑटो गाना बजाते हुए एंटर हुआ। मोंटू का ऑटो जितना रंगीन था उतने ही रंगीन मोंटू के बाल थे, पूरे गुलाबी। मैंने मौका देकर मोंटू को पकड़ लिया। मोंटू भी समझ गया कि अब उसका बैंड बजने वाला है, तो मोंटू ने स्कूल के गेट से बाहर निकल रहे एक छोटे बच्चे को जोर से अपनी ओर खींचा और बच्चे को दूर हवा में उछाला। बच्चा डर गया और डर के मारे चिल्ला उठा, अंकल बचाओ। मैंने सोचा नहीं था कि मोंटू ऐसा कुछ करेगा। मैंने हवा में छलांग लगाते हुए बच्चे को तो बचा लिया और मैं उस तरफ मोंटू को पकड़ने जाऊं तब तक मोंटू ने अपना ऑटो स्टार्ट कर दिया। मैं मोंटू को चेतावनी देते हुए उसके ऑटो के पीछे भागा। ए मोंटू रुक जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरी मानो तो ऑटो को रोक लो और मुझे सरेंडर कर दो। लेकिन मोंटू ने विराट की एक नहीं मानी। मोंटू ऑटो रिक्शा की स्पीड बढ़ाता हुआ एक पतली सी गली में चला गया। विराट ने रिपोर्टर को आगे की बात बताते हुए कहा, बेवकूफ मोंटू को लगा था कि मैं 2 कदम दौड़कर थक जाऊंगा, लेकिन उसे इंडियन आर्मी के सोल्जर की स्पीड, हिम्मत और ताकत का अंदाजा नहीं था। मैंने भी अपने भागने की स्पीड बढ़ा दी। मोंटू ऑटो को कभी लेफ्ट में लेकर तो कभी राइट में सिग्नल की ऐसी तैसी करता हुआ मोंटू अपने ऑटो को भगाया जा रहा था, लेकिन मैं भी भारत माता की जय बोलता हुआ ऑटो तक पहुंच गया। मैंने चालू ऑटो से मोंटू को कॉलर से पकड़ा और खींचकर ऑटो के बाहर फेंक दिया। मगर इससे पहले कि मैं मोंटू को पकड़ता, किसी ने पीछे से आकर मुझ पर वार किया और मैं कुछ देख पाऊं तब तक मैं वहीं बेहोश हो गया। जब तक मुझे होश आया तब तक मुझे पता चला कि मोंटू ने बच्चों को स्कूल में बंदी बनाकर रखा हुआ है और उसने 20 करोड़ रुपए और हेलीकॉप्टर की डिमांड की है। कैप्टन विराट की बात सुनकर रिपोर्टर ने विराट से पूछा, तो फिर अब आपका आगे का क्या प्लान है कैप्टन विराट? कैसे छुड़ाएंगे आप इन बच्चों को? डू यू हैव एनी प्लान? रिपोर्टर की बात सुनकर विराट ने एक सैनिक की तरह आत्मविश्वास के साथ बताया, मैं बस अपने सीनियर के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही मुझे ऑर्डर मिलेगा, I'll take action। तभी विराट के मोबाइल पर विराट के सीनियर का फोन आया। विराट ने फोन लेते हुए कहा, जय हिंद सर, मेरे लिए क्या ऑर्डर है? मगर विराट के सीनियर ने विराट को इमीडिएटली मिशन से बैक आउट करने के लिए कहा और वो सुनकर विराट शॉक्ड रह गया और विराट ने तुरंत पूछा, सर आप जानते हैं कि मिशन उड़ता गुलाल मेरा मिशन है। मैंने इस मिशन के पीछे दिन रात एक किया है। फिर आप ऐसे कैसे कैप्टन रिया को मिशन उड़ता गुलाल की लीडर बना सकते हैं? रिया नहीं जानती कि मोंटू कितना बड़ा साइको है। विराट ने अभी तो अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि स्कूल की बिल्डिंग से एक कांच टूटने की आवाज आई और एक बच्चे को खिड़की से नीचे फेंका गया। ये देखकर स्कूल के आसपास खड़े लोग, मीडिया और खास करके बच्चों के पेरेंट्स ने रोना धोना और हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तभी मोंटू की आवाज आई, मिनिस्टर दुबे, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी ऑफिसर रिया चालाकी करके अपने साथियों को स्कूल के अंदर घुसाने की कोशिश करेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अभी तो सिर्फ बच्चों का पुतला फेंका है। अगर जल्दी से मेरी शर्तें नहीं मानी तो हर 10 मिनट में एक जिंदा बच्चा फेंकूंगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे। मोंटू की बात सुनकर विराट का खून खौल उठा। विराट ने अपने सीनियर ऑफिसर को साफ साफ कह दिया, सर मैं चाहे मिशन उड़ता गुलाल का हिस्सा रहूं या ना रहूं,
पर मैं इस मोंटू को हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। जय हिंद सर। इतना कहते हुए विराट ने फोन कट कर दिया, जबकि फोन की दूसरी साइड पर विराट के सीनियर ने विराट को रोकने की बहुत कोशिश की, पर विराट के लिए अपनी नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बच्चों की जिंदगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मोंटू को सबक सिखाना। लेकिन यह विराट की सोच थी, जबकि दूसरी तरफ मोंटू की धमकी के सामने मिनिस्टर को मजबूरन घुटने टेकने पड़े। मिनिस्टर दुबे ने पान चबाते हुए लाउडस्पीकर में कहा, सरकार ने तुम्हारी दोनों मांगे मान ली है मोंटू, और अब कैप्टन रिया भी कुछ नहीं करेंगे। वो तो पैसे लेकर तुम्हारे पास आ रही है। कुछ देर में हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा। बस तुम बच्चों को कुछ मत करना। एक और मिनिस्टर दुबे मोंटू को रिक्वेस्ट करने में लगे हुए थे, तो दूसरी ओर विराट के सीनियर को यही चिंता थी कि एक बार गंगा के पानी को रोका जा सकता है, पर विराट को नहीं। विराट जानता था जोधपुर पब्लिक स्कूल के पीछे एक जंगल था और उस जंगल में जाने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं लौटा। लेकिन विराट की यही तो खासियत थी, लोगों को जो काम इम्पॉसिबल लगता था, विराट उसी काम को चुटकी बजाते हुए पॉसिबल करके दिखाता था। दूसरी तरफ कैप्टन रिया पैसों से भरा बैग लेकर जहां मोंटू था उस कमरे के पास पहुंच गई और उसने दरवाजे को खटखटाया। रिया दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दिमाग से तेज और शेरनी की तरह खतरनाक थी। इतना ही नहीं, रिया और विराट के बीच में 36 का आंकड़ा था। अक्सर विराट और उसकी गरुड़ बटालियन रिया और उसकी बाज बटालियन से बेहतरीन परफॉर्म करते थे। इसी कारण से बाज बटालियन को गरुड़ बटालियन पसंद नहीं थी। लेकिन फिलहाल तो रिया के लिए अजीब बात यह थी कि 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी मोंटू ने दरवाजा नहीं खोला, तो रिया सोच में पड़ गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मोंटू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, शायद कोई गड़बड़ है। रिया ने अपना दिमाग चलाते हुए दरवाजे को तोड़ने के लिए धक्का देना शुरू किया। उसी समय जंगल को पार करके स्कूल की पीछे की दीवार से चढ़कर कैप्टन विराट कमरे की खिड़की के पास आ पहुंचा, जिस कमरे में मोंटू और बच्चे थे। एक ओर रिया ने दरवाजा तोड़ने के लिए जोर से लात मारी और उसी समय हाथ में हथौड़ा लिए विराट ने भी खिड़की का कांच तोड़ते हुए कमरे में एंट्री ली। विराट ने कमरे में आते ही हथौड़ा फेंक दिया और चाकू निकालते हुए मोंटू की गर्दन पर रख दिया। दूसरी तरफ रिया हाथ में गन लिए खड़ी थी। रिया ने विराट को गुस्सा करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है कैप्टन विराट? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, ये रूल्स के खिलाफ है। अब तुम मिशन उड़ता गुलाल का हिस्सा नहीं हो। मोंटू को छोड़ो और जाओ यहां से। लेकिन विराट ने रिया की बात मानने से साफ इनकार करते हुए कहा, तब तो तुम मुझे अभी तक जान ही नहीं पाई हो कैप्टन रिया। ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। विराट की बात रिया को मंजूर नहीं थी। देखा जाए तो रूल्स के हिसाब से रिया सही भी थी, लेकिन इस बार विराट पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा था। खिड़की में से अंदर कूदने से पहले ही विराट ने अपने आप को एरियल रोप से बांध लिया था। विराट ने रिया को स्माइल देते हुए कहा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम कैप्टन रिया। मिशन उड़ता गुलाल तो मेरा हुआ। इतना कहते हुए विराट मोंटू को लेकर खिड़की के बाहर कूद गया। रिया ने विराट को रोकने की कोशिश की और विराट को चेतावनी भी दी। रुक जाओ कैप्टन विराट, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो सकता है, तुम सस्पेंड हो सकते हो। लेकिन विराट ने रिया की एक नहीं सुनी
और मोंटू से अपने तरीके से सारी जानकारी हासिल कर ली। मोंटू ने जब विराट को बताया कि सारा गुलाल बिश्नोई से आता है तो विराट की आंखें फटी की फटी रह गई। बिश्नोई तो विराट का ही गांव था, लेकिन इससे पहले कि मोंटू कुछ और बताता, किसी ने मोंटू को गोली मार दी। उसी समय रिया भी वहां आ पहुंची। रिया मन ही मन तो जान चुकी थी कि विराट ने उसे फिर से एक बार हरा दिया था, पर फिर भी रिया ने अपना पावर दिखाते हुए विराट को अरेस्ट करवा दिया और सेना के अधिकारी के सामने खड़ा कर दिया। कोर्ट के रूम में जो बातचीत हो रही थी उस पर विराट का सेना में भविष्य तय होने वाला था। अधिकारी ने विराट से सवाल जवाब करते हुए पूछा, बताइए कैप्टन विराट, कैप्टन रिया के वार्निंग देने के बावजूद आप मोंटू को लेकर क्यों भाग गए? क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपके कारण सेना को दिया हुआ मिशन उड़ता गुलाल फेल हो गया? क्या आप इस मिशन के फेल होने की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं? बोलिए कैप्टन विराट, गिल्टी और नॉट गिल्टी। लेकिन इससे पहले कि विराट कुछ कहता, कोर्ट रूम का दरवाजा धड़ाम से खुला और बताया गया कि विराट के दादाजी की मौत हो गई है। विराट की परिस्थिति को देखते हुए विराट को घर जाने की इजाजत दे दी गई और कोर्ट का फैसला एक रुका हुआ फैसला बनकर रह गया। लेकिन उसी पल विराट ने मन ही मन तय कर लिया कि वो अपनी वर्दी अपने साथ तो रखेगा, पर उस वर्दी को तब तक नहीं पहनेगा जब तक वो मिशन उड़ता गुलाब की हकीकत सबके सामने न ले आए, और तब तक वो सरकार से सैलरी भी नहीं लेगा। लेकिन ये तो विराट की स्टोरी है, जबकि बिश्नोई में विराट के दादाजी ने एक अलग ही स्टोरी शुरू कर दी थी। विराट के बीमार और बूढ़े दादाजी नानजी राजगिरी अपना विल बनवा रहे थे। मैं, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे सारे बिजनेस, मेरी सारी इनकम का हिसाब रखने की जिम्मेदारी मेरे पोते विराट राजगिरी के नाम करता हूँ, जिसमें डेयरी का पूरा बिजनेस है और साथ में मेरा वो बिजनेस भी है जिसके बारे में विराट को कुछ पता नहीं है। तो अब आप ही सोचिए, जब विराट को अपने दादाजी के इस बेनाम बिजनेस के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। क्या सच्चाई देश और गलत के खिलाफ लड़ने वाले जाबाज विराट को चुप्पी के अंधेरे घेर लेंगे, या देशभक्ति की नई लहर का जज्बा लिए विराट एक बार फिर मैदान में उतरेगा। विराट के दादाजी नानजी राजगिरी ने एक एटम बॉम्ब जैसी धमाकेदार विल बनवाई। विल पर अपना सिग्नेचर किया और परलोक सिधार गए, जबकि बिश्नोई गांव की ओर स्पीड में आ रही जीप में बैठा हुआ विराट कुछ अलग ही सोच रहा था। मोंटू ने कहा था कि गुलाबी पाउडर बिश्नोई में ही बनता है। एक बार दादाजी की सारी विधियां हो जाए तो मैं पता लगा लूंगा कि आखिर वो कौन है जो दुनिया में यह गुलाबी जहर फैला रहा है, और तब जाकर मैं अपने सीनियर से कहूंगा कि मिशन उड़ता गुलाल अब पूरा हुआ। जीप में बैठे हुए विराट को अब जल्द से जल्द घर पहुंचना था। विराट का ध्यान बार बार गाड़ी की स्पीड पर जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर विराट को लगा कि गाड़ी का ड्राइवर जानबूझकर गाड़ी को स्लो चला रहा था। इतना ही नहीं, विराट को ऐसा भी फील हुआ कि कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। मगर विराट इस बारे में कुछ और सोचता, उससे पहले ही विराट के फोन पर कैप्टन रिया का कॉल आया। अपने मोबाइल स्क्रीन पर रिया का नाम देखकर विराट की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। विराट की आंखों के सामने वो मंजर छा गया जब मोंटू को गोली लगी थी।
एक गोली मोंटू की खोपड़ी को चीरती हुई आर पार हो गई और मोंटू ने विराट के हाथों में ही दम तोड़ दिया। उसी समय विराट के सामने कैप्टन रिया आ पहुंची थी। रिया ने विराट को ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा, मिशन उड़ता गुलाल के नाम पर हवा में बहुत उड़ लिए कैप्टन विराट। अब जमीन पर आ जाओ और चलो मेरे साथ। रिया के बात सुनकर विराट भड़क गया। उसने रिया पर गुस्सा करते हुए कहा, बस करो कैप्टन रिया, तुम जानते भी हो कि इस मोंटू की मदद से हम ड्रग माफिया की जड़ों तक पहुंच सकते थे, पर तुमने अपने ईगो में आकर सारा प्लान बिगाड़ दिया और मोंटू पर गोली चला दी। विराट की यह बात सुनकर रिया भड़क गई, क्योंकि रिया ने मोंटू पर गोली नहीं चलाई थी। रिया को लगा विराट अपना गुनाह छुपाने के लिए रिया पर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहा है। रिया ने ऊंची आवाज में अपना विरोध जताते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो कैप्टन विराट। आज तुम्हारी जिद और गलती के कारण मोंटू की जान गई है। ऊपर से तुम मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने मोंटू को मारा है। आज तुम्हारे कारण सेना का मिशन उड़ता गुलाल फेल हो गया है। आज तुम्हारे कारण बाज बटालियन और सेना पर काला दाग लगा है। सच तो ये है कि तुम इस यूनिफॉर्म को पहनने के लायक ही नहीं हो। ये कहकर गुस्से में रिया ने विराट के कंधे पर लगे ताश को खींचना चाहा। वहीं ये देखते ही विराट का माथा ठनका। विराट ने रिया के हाथ को कसकर पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि रिया के दिल की धड़कनें बढ़ गई। आज से पहले किसी भी लड़के ने रिया को इस तरह से नहीं छुआ था। रिया के भीतर एक अलग आग जल उठी और दूसरे ही पल रिया को एक दुत्कार के साथ धक्का देते हुए विराट ने कहा, मेरे स्टार्स को छूने की कोशिश भी मत करना कैप्टन रिया, क्योंकि ये स्टार्स और ये यूनिफॉर्म एक सोल्जर की शान होते हैं। और रही बात तुम्हारे साथ जाने की, तो वो तो अब होने से रहा। वैसे भी मुझे इस समय कहीं पर अर्जेंट पहुंचना है। अर्जेंट पहुंचने की बात सुनकर रिया समझ गई कि मोंटू से मिली इंफॉर्मेशन से विराट गुलाल पाउडर सप्लाई करने वाले को पकड़ने जा रहा है। इसलिए रिया ने विराट के माथे पर गन रख दी और कहा, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दे सकती हूँ कैप्टन? पहले बताओ मुझे, मोंटू ने मरने से पहले तुम्हें क्या क्या बताया है? विराट समझ गया कि रिया मोंटू की मौत का ब्लेम उस पर डालेगी और मोंटू से मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का क्रेडिट खुद ले लेगी। रिया के पास यही एक तरीका था जिससे वो अपनी बाज बटालियन की नाक को कटने से बचा सकती थी। लेकिन विराट का मानना बिल्कुल अलग था। विराट के लिए वो शपथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो उसने एक सैनिक बनते समय ली थी। मैं विराट राजगिरी भगवान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपने देश की रक्षा करूंगा। मेरे देश का मान मेरा मान, मेरे देश का अपमान मेरा अपमान और मेरे देश का दुश्मन मेरा दुश्मन। ये मानते हुए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से मेरे लिए मेरा देश सर्वप्रथम रहेगा। मेरा हर कर्म मेरे देश की उन्नति और प्रगति के लिए होगा। मैं फौज में रहूं या ना रहूं, पर मैं अपनी अंतिम सांस तक एक देशभक्त सिपाही हूं और रहूंगा। विराट के हिसाब से गुलाल पाउडर खिलाकर पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले लोग देश के दुश्मन से कम नहीं थे। इसलिए विराट उन देशद्रोहियों के चेहरे से जल्द नकाब हटाना चाहता था, पर रिया के रहते ये मुमकिन नहीं था। इसलिए विराट अपनी चाल चलते हुए जोर जोर से हंसने लगा। ओह गॉड। विराट को पता था कि रिया को किसी के भी जोर जोर से हंसने से तकलीफ शुरू हो जाती थी। हुआ भी ऐसा ही। विराट की हंसी ने रिया को बेचैन कर दिया। रिया बौखला गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए, मगर विराट फिर भी चुप नहीं हुआ।
रिया चिल्ला उठी और गुस्से से विराट पर बरस उठी। हंसना बंद करो, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, तुम्हारी हंसी से मेरा सर फटा जा रहा है। मगर विराट चुप नहीं हुआ। वहीं विराट की हंसी रिया को इस बात का एहसास करा रही थी कि वो जीत कर भी हार गई थी। उसने गुस्से से अपनी गन निकाली और विराट के सर पर उल्टी गन दे मारी, जिस कारण विराट बेहोश हो गया। और जब विराट ने आंखें खोली तो वो सेना की कोर्ट में सेना अधिकारी के सामने था। सेना अधिकारी रिया की तारीफ कर रहे थे कि भले ही मिशन फेल हो गया पर कैप्टन रिया ने अच्छा काम कर दिखाया। विराट का फोन अभी भी बजे जा रहा था। विराट ने फोन को रिजेक्ट कर दिया। उसी समय ड्राइवर ने विराट को बताया कि वो लोग बिश्नोई गांव में एंटर हो रहे हैं। विराट ने जीप से बाहर देखा, वो पूरे 5 साल बाद बिश्नोई गांव आया था और इन 5 सालों में बिश्नोई गांव काफी बदल चुका था। बहुत से नए मकान, मोबाइल टावर और लोगों के पहनावे में भी काफी फर्क आ गया था। रास्ते की साइड पर ऊंट की सवारी करते हुए कुछ फॉरेनर भी दिखे। तभी विराट की जीप में कुछ खराबी आ गई। ड्राइवर ने विराट से कहा, लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। ड्राइवर की बात सुनकर विराट ने ड्राइवर से कहा, वैसे मुझे गाड़ी रिपेयर करनी आती है, तुम हटो मैं देखता हूं। विराट की बात सुनते ही ड्राइवर के माथे पर पसीना आ गया। बात को टालते हुए उसने कहा, अरे नहीं साहब, ये जीप ना बड़ी नखरे वाली है। आजकल इसका इंजन हर 2 घंटे में गर्म हो जाता है। आप एक काम कीजिए ना, जब तक जीप का इंजन ठंडा नहीं होता, आप ये जो सामने दूध की दुकान है वहां जाकर ठंडा पी लीजिए। ड्राइवर की बात सुनकर विराट को यकीन हो गया कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, पर ड्राइवर चाहता था कि विराट इस दूध केंद्र में जाए। पर क्यों? विराट इस बारे में सोच ही रहा था कि उसने देखा दूध केंद्र के बाहर बोर्ड पर लिखा था वात्सल्य केंद्र। वात्सल्य राजगिरी परिवार की डेयरी ब्रांड का नाम था। विराट ने देखा काउंटर पर एक 22-23 साल का लड़का बैठा हुआ था। विराट को देखते ही लड़का उत्साह के साथ बोल पड़ा, राम राम जी, क्या लेंगे? मसाला मिल्क है, बादाम है, पिस्ता है, श्रीखंड, चीज है, पनीर, सब कुछ है। इतना ही नहीं, हमारे विराट सेठ जी के कहने पर गधी का दूध और ऊँटनी का दूध भी अवेलेबल है। आप ट्राई करना चाहेंगे? काउंटर वाले लड़के का उत्साह देखकर विराट को अच्छा लगा। विराट ने एक मसाला मिल्क लिया और QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया। मगर जैसे ही काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने देखा मनी रिसीव्ड फ्रॉम विराट राजगिरी, लड़का हाथ जोड़कर विराट से माफी मांगने लगा, मानो विराट से पैसे मांगकर उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप ही विराट हो, वरना मैं आपसे पैसे कभी नहीं मांगता। विराट ने देखा कुछ देर पहले जो लड़का हंस बोलकर उत्साह के साथ दुकान चला रहा था, अब उसके चेहरे पर नौकरी खोने का डर साफ नजर आ रहा था। विराट ने लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जा रही, तुम अच्छा काम कर रहे हो। लड़के को हिम्मत देकर जैसे ही विराट जीप की ओर बढ़ा, लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। भोला और मासूम दिखने वाला लड़का अब एक शातिर खिलाड़ी लग रहा था। लड़के ने तुरंत ही अपने मोबाइल से किसी को फोन लगाया और धीमी आवाज में बताया,
विराट बिश्नोई आ चुका है, तैयार रहना। काउंटर वाले लड़के ने किसे फोन किया था वो तो राम जाने, पर एक बात पक्की थी, कोई तो था जिसे विराट के आने का इंतजार था। आने वाले खतरे से बेखबर विराट 5 साल पहले के उस दिन के बारे में सोच रहा था जब वो छुट्टियों में बिश्नोई आया था। विराट के दादाजी नानजी राजगिरी वात्सल्य के गिरते हुए प्रॉफिट को लेकर चिंता में थे। तब विराट ने अपने दादाजी से कहा, प्रॉफिट तो गिरेगा ही। आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। हर कोई चीज पनीर बनाने लगा है, तो फिर वात्सल्य के प्रोडक्ट में ऐसा क्या हटकर है कि लोग वात्सल्य के ही प्रोडक्ट खरीदे। मुझे लगता है आजकल लोग हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, तो हमें भी गधी का दूध बेचना शुरू कर देना चाहिए, जो बड़ा गुणकारी और कुछ बीमारियों में तो दवाई का काम करता है। मेरा विश्वास कीजिए दादाजी, लोग इसमें पैसे नहीं देखेंगे। उसी तरह बकरी का दूध है, ऊँटनी का दूध है, अरे लोग भर भर के पैसे देंगे। पूरे देश विदेश से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, देखिएगा। विराट की बात काम कर गई और 5 साल के भीतर गधी, ऊँटनी और बकरी के दूध की सप्लाई में वात्सल्य डेयरी की मोनोपोली हो गई। अफसोस की बात यह थी कि आज उस मुनाफे को देखने के लिए नानजी राजगिरी जिंदा नहीं थे। जीप फिर से एक बार बिश्नोई के रास्ते पर दौड़ने लगी और राजगिरी हाउस के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला, तो ड्राइवर खुद जीप से उतरकर गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा। पर जैसे ही ड्राइवर ने गेट को हाथ लगाया, किसी ने ड्राइवर का हाथ पकड़ लिया और एक मुक्के के साथ उसे हवा में फेंका। ड्राइवर हवा में उछलते हुए सीधा जीप के बोनट पर आ गिरा। जीप के आगे का शीशा टूट गया। यह देखकर विराट जीप से नीचे उतरा और उसने गुस्से से कहा, अपना ये ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम्हारे ये ड्राइवर सब मिले हुए हैं। हिम्मत है तो सामने और सीने पर वार करो, कायरों की तरफ पीठ पर नहीं। विराट की बात सुनकर 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड विराट के सामने आ पहुंचे और उन्होंने विराट को बताया कि बिना इजाजत घर में अंदर जाना मना है, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर विराट शॉक्ड रह गया। तब विराट ने उन बॉडीगार्ड्स को बताया, मुझे पता है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और तुम दोनों को बता दूं ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये मेरा घर है, इसलिए हटो यहां से और मुझे अंदर जाने दो। मगर बॉडीगार्ड ऐसे आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने विराट के सामने गन तान दी। बेचारे बॉडीगार्ड्स, अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि उनके सामने कैप्टन इम्पॉसिबल खड़ा है, जो ना ही गन से डरता है और ना ही दुश्मन से। विराट ने एक मुस्कान के साथ बॉडीगार्ड की गन को दूर करते हुए कहा, हम शांति से भी बात कर सकते हैं। वैसे भी मेरे दादाजी की मौत को 2 दिन भी नहीं हुए, इसलिए फिलहाल मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे शांति से अंदर जाने दो। आखिरकार ये कौन लोग हैं जो विराट को अपने ही घर में जाने से रोक रहे थे? और कौन था वो लड़का जो विराट को वात्सल्य डेयरी में मिला था? और उस लड़के ने किसे फोन लगा के इंफॉर्मेशन दी विराट के आने की? दादाजी के विल में विराट के लिए कौन सा बेनाम बिजनेस इंतजार कर रहा था? आखिर गुलाबी पाउडर और विराट के बीच कुछ तो कनेक्शन है